मेरे सभी साथियों, तो सेट एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 26 मार्च काफ़ी नज़दीक है और आप सभी लगभग तैयारी में लग रहे होंगे। देखिए, तैयारी तो आपकी अच्छी होगी, मुझे पता है, क्योंकि सभी को लंबे टाइम से इस एग्ज़ाम का इंतज़ार था। तो जो आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर आपका जो आएगा, वो किस तरीके का बनेगा, तो उसके लिए मैं आपको एक ख़ास तौर से फर्स्ट पेपर का एक पूरा पैटर्न, एक मॉडल पेपर की तरह मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस पेपर को मैं आपको करा देता हूँ, आप इसको ठीक से देख लें, समझ लें, तो आपका जो फर्स्ट पेपर बनेगा सेट का, वो बिल्कुल सेम ऐसा ही बनेगा। इसके क्वेश्चंस अगर आपने ठीक से समझ लिए तो पक्की बात आपका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा होगा। देखिए, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, आप शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लास्ट टाइम में आपके पास में और भी मैं ऐसे अच्छे पेपर्स लेकर के आऊँगा जिनको देख करके आप आराम से सेट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकेंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए, ये आपका पेपर का पैटर्न है। सबसे पहली बात करूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? ताज़ा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है? देखिए, चारों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं और लगभग सभी सही लगते हैं, लेकिन सही आंसर इसके अंदर कौन सा है? सी वाला, सीवेज एफ्लुएंट से। ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है लहर एक प्राकृतिक आपदा है, जिसमें आपके पास चार ऑप्शन है। सही आंसर ए वाला है, भारी मात्रा में सामग्री का उद्भेदन, इरप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टेक्निकली है। भारत की जनसंख्या लगभग 1.2 बिलियन है। मान लीजिए कि भारत में बिजली की औसत खपत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 30 मेगा जूल है। यदि इस खपत को कार्बन आधारित ईंधनों से पूरा किया जाए और कार्बन उत्सर्जन की दर 15 × 10⁶ किलोग्राम प्रति किलो जूल हो, तो भारत से प्रति वर्ष कुल कार्बन उत्सर्जन कितना होगा? देखिए, ये इसको अपने को बिलियन को कन्वर्ट करना पड़ेगा और जो मेगा जूल है उसको भी 10⁶ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद में कुछ नहीं, डिवाइड करते ही आपके आंसर बैठेगा। ये आपके बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसके अंदर 540 बिलियन मीट्रिक टन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर हाल ही के समय में नगरीय कोहरे से सर्वाधिक प्रभावित है? देखिए, ये उस समय की बात है, ये पेपर काफ़ी पुराना है, लगभग 2015 के आसपास का ये पेपर है। तो इसके अंदर डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बीजिंग। ठीक है, ये क्या कि क्योंकि नेट का पेपर है, तो क्या इसके अंदर लेवल थोड़ा सा हाई होता, आपके जो लेवल है वो थोड़ा लो रहेगा। अगर ये अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा, तो इस पैटर्न का क्वेश्चन अपने स्टेट लेवल का बन सकता है, जो अपने को ध्यान रखना होगा। फिर चलते अपन क्वेश्चन 5 के अंदर। सूची फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है, कौन सा इसके अंदर सही है? बाढ़, सूखा, भूचाल, ज्वालामुखी। देखिए, जनरल जो टॉपिक ले रखे हैं इसके अंदर, तो आपका सही ऑप्शन है इसके अंदर आंसर ए वाला है। ए में 4 है, बाढ़ यानी कि अति वर्षा और जल का असमान वितरण। ऐसे बी, सी और डी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। 6 वाला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी वायुमंडल में लघुत्तम समय तक ठहर पाती है ना? जो शॉर्टेस्ट रेजिडेंस टाइम पूछा इसने, तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। मीथेन जो है ये बहुत कम टाइम तक रुकती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन 7 कह रहा है जलवायु परिवर्तन के भयावह परिणामों से बचने के लिए विश्व के सभी देशों में यह सहमति है कि औद्योगिक समय की औसत तापमान की वृद्धि की तुलना में धरती के सतही तापमान को किसी सीमा से आगे न बढ़ने दिया जाए। देखिए, मतलब पृथ्वी के टेम्परेचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अभी चल रहा है, तो ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? देखिए, कैसा सिंपल क्वेश्चन लिया है, ये गृह मंत्रालय के अधीन में आता है। तो ये ऐसे प्रश्न आपको इसके अंदर कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th कह रहा है विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है? शिक्षा, ध्यान देना, तो शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में आती है। फिर पूछ रहा 10वां क्वेश्चन, कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है? 4 दे रखे, पांडिचेरी, विश्व भारती, HNB गढ़वाल और कुरुक्षेत्र। तो इसके अंदर ए वाला करेक्ट है, ये ध्यान देना। 1 2 3 पांडिचेरी, विश्व भारती और HNB ये केंद्रीय विश्वविद्यालय में आते हैं।
11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 कूट दे रखे हैं, कौन सा सही है। ठीक है, देखो मतलब ऊर्जा से संबंधित है सारे कूट, तो इसके अंदर डी वाला जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट और फोर्थ देश में सर्वाधिक सौर विकिरण और राजस्थान में है, और 5वां भारत में यूरेनियम की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत जादूगुड़ा है। ये दोनों करेक्ट हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का वास्तविक कार्यकारी मुखिया है। देखिए इसका आंसर डिप्टी चेयरमैन, लेकिन योजना आयोग अभी खत्म हो चुका है, तो इसकी जगह भी कौन है आपको मालूम होगा, नीति आयोग। ध्यान देना, नीति आयोग बन चुका है इसके अंदर, तो अगर इसका क्वेश्चन बनेगा तो वो नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन बनेगा, जो इसको आपको ठीक से कंप्लीट कर लेना है। फिर चलते हैं अपन 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में सही है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में आपको ठीक से स्टडी कर लेनी है। ये क्या क्या कह रहा है, देखो इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, और ये सी वाला करेक्ट है। ध्यान देना 1, 2 और 3। 1 यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम से होती है, और दूसरा वाला भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर होते हैं, और जो है तीसरा वाला करेक्ट है इसके अंदर, ये राष्ट्रपति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति अथवा प्रबंधक बोर्ड के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। चौथा वाला करेक्ट नहीं है। 14वां प्रश्न कह रहा है, कथन दे रखे हैं, 2 तर्क दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड। कथन क्या है, भारत में एक सशक्त और सुदृढ़ लोकपाल होना चाहिए। ठीक है, और तर्क क्या कह रहा है, हाँ यह नौकरशाही में भ्रष्टाचार को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और सेकंड, नहीं यह ईमानदार अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने से हतोत्साहित करेगा। तो इसके अंदर ए वाला करेक्ट है, केवल तर्क फर्स्ट ही प्रबल है, सेकंड नहीं। 15वां क्या कह रहा, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया। देखिए मेटा विश्वविद्यालय, आप इस मेटा विश्वविद्यालय जो है ना, इस अवधारणा को ठीक से समझ लेना, ये केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, वहीं पर ये मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को इसने अपना रखा है। आप थोड़ा इसको सर्च करके देख लें, मेटा विश्वविद्यालय संकल्पना के अंदर क्या चीजें आती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डिसलेक्सिया संबंधित है, यानी कि ये पठन विकृति है। 17वां कह रहा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए ई कंटेंट बनाने का कार्य किसको सौंपा गया है। तो ये कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, इसको सौंपा गया है। अब आपको इन सभी के बारे में ठीक से स्टडी कर लेना जो ऑप्शन में दे रखे हैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन इस टॉपिक का बना है, हो सकता है इस टॉपिक का बन सकता है, इसका बन सकता है, इसका बन सकता है। 18वां, कक्षा के संचार को सामान्यतया समझा जाता है कि यह होगा भावात्मक सही है, अफेक्टिव। निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेत शिक्षण का संकेत माना जाता है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है, तो इसमें ए वाला करेक्ट है, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है। तो ये निरूपण है, डेमोन्स्ट्रेशन जिसको कहते हैं अपन, ये सबसे अच्छा माना जाता है। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, शोध प्रबंध कथन है, क्या है, दृढ़ कथन यानी एन एजर्शन। 22वां क्वेश्चन कह रहा है, मैक्स वेबर के अनुसंधान उपगम में यह समझने के लिए कि लोग प्राकृतिक विन्यास में अर्थों का बोध कैसे करते हैं की पहचान निम्नलिखित में से किस रूप में की जाती है। तो ये डी वाला सही है, इंटरप्रिटेटिव पैराडाइज्म। ठीक है ना, विवेचनात्मक चिंतन फलक। अब ये देखिए, आपको ये सारे चिंतन फलक ठीक से स्टडी कर लेना है कि सकारात्मक में क्या आता, आलोचनात्मक क्या आता, प्राकृतिक में क्या आता, विश्लेषणात्मक क्या आता है। 23वां कह रहा है, ये आपके सैम्पलिंग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संभाव्यता प्रतिदर्श है ना, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये सही आंसर आपके कौन सा है, बी, परपोजिव है ना, सोदेश पर्पज होना चाहिए जिसका। मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है। तो वो आपका फॉर्मेटिव होगा, रचनात्मक सही आंसर है। तात्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा कौन सी है, ये एक्शन रिसर्च। आपको मालूम होगा ये इस अपना टॉपिक पे सिलेबस में है, जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो आपके सिलेबस में दे रखा है टॉपिक, इसलिए इसको ठीक से आपको कर लेना है। निम्नलिखित में से किसने चिंतन फलक पैराडिम की अवधारणा को
स्थापित किया। देखिए मैंने कहा ना, चिंतन फलक का प्रश्न जो है आपके ये ऊपर आया, प्राकृतिक चिंतन फलक। तो ये चिंतन फलक की अवधारणा दी किसने, वो पूछ रहा है ये, है ना। तो ये आपके थॉमस कुहन ने दे रखी है, ध्यान रखना। अब एक बात हो रही, ये जो सारे नाम आए आपको थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि ये जो सारे नाम है ये आपके ये अलग अलग जो चिंतन फलक है इनके बारे में इनका संबंध होगा, तो आप थोड़ा इसको देख लेना। एक थीसिस यानी शोध प्रबंध में चित्र और तालिकाएं क्या करती है, वो मूल पाठ में ही होती है, द टेक्स्ट इटसेल्फ ऑफ। अब आता देखिए आपका पूरा पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को ठीक से स्टडी करें और फिर आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। तो मेरे हिसाब से पैराग्राफ के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। पैराग्राफ को ठीक से पढ़ने के बाद में आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं और इसमें सभी के सभी आपके क्वेश्चन इसके अंदर सही हो जाएंगे। ये आपका पूरा पैराग्राफ दे रखा है हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में भी आपके दे रखा है, मैंने बता दिया आपको। और ये 28 से लेकर के 32 क्वेश्चन जो है आपको इसको ठीक से देख लेना और इसको कर लेना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2013 किसे दिया गया। अब तो ये आपके जो अभी लेटेस्ट वाला देख लेना, ये उस समय डी वाला सही है, गुलजार वाला। अगला कह रहा है, छायाचित्रों को करना आसान नहीं है। क्या करना, डिकोड करना आसान नहीं है। टेलीविजन को चालू करने पर जो कण कण से दिखाई पड़ते हैं, अपन कहते हैं ना तरवरे आ रहे हैं, है ना, वो वाली बात, कण कण से दिखाई पड़ते हैं, उन्हें निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कहलाता है स्नो, इसको स्नो कहा जाता है ना, पार्क्स नहीं। एक वृत्तिक संचार में एनकोडर डिकोडर हो जाता है जब वहाँ हो, क्या हो, वहाँ फीडबैक हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मौखिक संचार में व्यवधान आने को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं एंट्रोपी। मौखिक संचार में जो व्यवधान आता है उसको क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। वैसे ये साइंस का वर्ड है, आपने एंट्रोपी पढ़ा होगा, है ना। पार्टिकल्स की अस्त व्यस्तता के माप को कहते हैं एंट्रोपी, है ना, केमिस्ट्री का पार्ट है ये। कणों की अस्त व्यस्तता के माप को एंट्रोपी कहते हैं। और वही तो यार देखो आप, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचार के टेलीफोन मॉडल का सर्वप्रथम विकास हुआ। तो ये सूचना सिद्धांत, इंफॉर्मेशन थ्योरी सही आंसर है। फिर ये मैथ्स में आ जाते हैं, एक श्रृंखला दे रखी है, ये कह रहा है कौन सा आंकड़ा इसमें नहीं आता। तो ये सी वाला जो 33 इसमें नहीं आ रहा, आपको डिफरेंस देखते हुए करना है। फिर ये ABCD वाला प्रश्न आ गया, देखिए आप इसमें ABCD लिख करके, मैंने बताया ना आपको कि इसके अंदर आप पहले ही ABCD ठीक से लिख लें और ABCD के बेस पे आप इसको कर सकते हैं। इसमें ए वाला करेक्ट है आपके TS। अब ये कह रहा है कि एक आदमी ने अपने घर से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। मान लिया जाए घर इसका ये है और यहाँ से ये दक्षिण है ना, यानी कि साउथ की ओर चलना प्रारंभ किया। 6 किलोमीटर चलने के बाद में वह, ये पहले 6 किलोमीटर चला इधर, ठीक है, ये हो गया 6, और फिर ये बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, इधर चल रहा तो ये बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, ठीक है, ये 5 किलोमीटर चला इसके इधर, ठीक है ना। और फिर कितना चला, 3 किलोमीटर, ये 3 चला और वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। तो 6 तो ये हो गया और 3 ये हो जाएगा आगे, ठीक है। अब कह रहा अपने घर से वह कितनी दूर है, यानी यहाँ से इसने ये बात पूछी है। तो ये तो हो गया आपके 3, ठीक है, और जितना ये इधर 6 चल रहा है तो ये आपका पूरा 6 था, तो ये 6 और इधर ही कितना चला था, 9 चला पूरा, तो 9, तो ये हो गया आपके 3, ठीक है, ये 3, तो उसके बेस पे आप इसको आराम से निकाल सकते हो। ये आपके इसके अंदर 5 आ रहा है, ठीक है ना, कोई विशेष बात नहीं है, ये सिंपल सा काम है, आप आराम से इसको कर सकते हो। फिर दरअसल ये पाइथागोरन ट्रिपलेट की तरह है, ध्यान रखना। फिर 42वां क्वेश्चन है, एक डाकघर में ₹7, ₹8 और ₹10 मूल्य वर्ग की टिकटें उपलब्ध है, वह कौन सी राशि जिससे टिकटें नहीं खरीदी जा सकती। तो ये 19 ऐसी राशि, क्योंकि ये टुकड़ों में बांटना पड़ेगा इसको, ठीक है। 19 को आपको उल्टा चलना पड़ेगा, आप 19 को इसमें बांट दो 7, 8, 10 में, 20 को बांटो तो बढ़ जाएगा, 7, 8, 15 हो रहा है, 10 अलग बच रहा है, तो इसलिए ये पॉसिबल है, लेकिन ये नहीं है, इन तीनों से पॉसिबल है। फिर किसी कोडिंग विधि के अंतर्गत शब्द क्वेश्चन को डोमेस्टिक के रूप में कोड किया गया, इसी कोडिंग में शब्द रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा। तो ये सी हो जाएगा, मैंने आपको बताया ये आपके क्या हो जाएगा, ये ABCD के हिसाब से आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। फिर चलते हैं अपन
44वां क्वेश्चन, नीचे कुछ तार्किक युक्ति के लक्षण दिए गए, उस कोट का चयन कीजिए जो ऐसी विलक्षणता को दर्शाता हो जो अपने आगमनात्मक न हो। तो इसके अंदर सी वाला सही है, निष्कर्षतः अंततः आधारिका से निकलता हो। 45वां कह रहा है यदि दो प्रस्ताव हो जिनका कर्ता और कर्म शब्द एक से है तो उन दोनों को सही माना जा सकता है, परंतु ये दोनों गलत नहीं हो सकते। इन दोनों प्रस्तावों के बीच के संबंध को क्या कहोगे? तो ये उपविरोधी कहलाएंगे। एक आदमी 50 से 99 तक के सभी आंकड़ों को लिखता है, मगर ऐसा करते हुए 2 तथा 7 को छोड़ता जाता है। ठीक है, 2 7 को छोड़ता गया, तो ऐसा करते करते ये इसमें गया, तो ये उसने गिनती में कितने आंकड़े लिखे, यानी कि 32 आंकड़े लिखे, आराम से बन जाएगा ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस प्रकार किसी सेना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने से सेना की शक्ति क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार यदि किसी हीरे को छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो उसके तुल्य में ह्रास हो जाएगा, उपरोक्त मूल्य में ह्रास हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कमी हो जाएगी। उपरोक्त युक्ति को कहा जाता है, तो ये एनालॉजिकल कहलाता है, सादृश्यता। देखिए ये क्वेश्चन क्यों अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पैटर्न आपका है फर्स्ट पेपर का, इससे बाहर नहीं जाएगा, और तो कह रहा हूँ इससे लेवल हल्का रहेगा, और इसलिए आप इसको ठीक से कर लें तो आप उस हल्के लेवल को तो और भी इजी वे में निपटा देंगे। 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे 2 आधार वाक्य लिखे हैं और इनसे निकले 4 निष्कर्ष भी दिए गए हैं। उस कूट का चयन कीजिए जो आधार वाक्यों अलग और संयुक्त रूप से दर्शाए कि ये निष्कर्ष सही रूप से प्रदत्त आधार वाक्यों से ही प्राप्त हुए हैं। आधार वाक्य क्या है? सभी कुत्ते स्तनधारी है। बी, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। तो ये आपको वेन आरेख से करना है, ध्यान रखना, ये वेन आरेख बता रखी है इसके अंदर। तो इसमें आपके जो सही आंसर है वो ध्यान रखना सी वाला है, थर्ड और फोर्थ। ये थर्ड वाला और फोर्थ वाला ये आपका करेक्ट आंसर है। ये इस वेन आरेख से आप इसको कर सकते हो। अब देखिए दे रखा है अगला, नीचे एक रेखा चित्र दिया जा रहा है जिसमें 3 वृत्त ए बी सी जो कि परस्पर संबद्ध। वृत्त ए भारतीयों के किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, बी वृत्त वैज्ञानिकों और सी राजनीति को प्रतिनिधित्व करता है। पी क्यू आर एस विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाते हैं। तो उस कोट का चयन कीजिए जो उस क्षेत्र को दर्शाता हो जिसमें भारतीय वैज्ञानिक जो राजनीतिज्ञ न हो। देखिए आपको इस तरीके से बनानी है टेबल ए बी और सी, ध्यान देना। ठीक है, और उसके बेस पे आपको बना लेना है कि जैसे इसके इधर आपके ये पी लिख दिया, क्यू लिख दिया, ठीक है ना। तो ये इसके सेट पे मतलब जो जैसा ही दे रहा, अब इसमें से देख लेना कि ये पी आपके किस किस में आ रहा है, सी में आ रहा है। ठीक है, तो सी में कौन आ रहा है, पी भी आ रहा है, क्यू भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, तो ये पी क्यू आर लिख दिए है। ठीक है, अब ए में ध्यान से देख लो, ए में कौन कौन आ रहा है, ए में पी आ रहा है, क्यू आ रहा है और एस आ रहा है, तो ये लिख दिए। ऐसे बी में कौन आ रहा है, आर क्यू एस आ रहा है, लिख दिए। बस उसके बाद आराम से जो प्रश्न जिसमें ये कह रहा है कि इसमें भारतीय वैज्ञानिक जो राजनीतिक न हो, ठीक है ना, तो ये आपके केवल बी वाला सही है जिसमें भारतीय वैज्ञानिक, केवल एस सही आंसर इसके अंदर। तो ये ए से आप इसको बना सकते हो, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आप आराम से जो टेबल दे रखी है, टेबल के बेस पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ध्यान देना, 50वें में आपके डी वाला करेक्ट है, ठीक है, 51 में आपके ए वाला करेक्ट है, 52 में आपके सी वाला करेक्ट है, 53 में सी करेक्ट है और 54 में डी करेक्ट है। तो ये क्योंकि बिल्कुल टेबल देख करके आपको पता लगाना है, तो मेरे हिसाब से ये जो आपके 5वें क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 55वां कह रहा है प्रथम वेब ब्राउजर है, यह है वर्ल्ड वाइड वेब, ध्यान देना ये सही आंसर है। जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है, तो ये आपके रोम से, ये रोम से किया जा रहा होता है। 57 निम्नलिखित में से कौन सा बाकी के 3 के समान नहीं है, तो ये डी वाला IP एड्रेस, ये अलग चीज है। 58वां कह रहा है कि निम्नलिखित, देखिए ये IP एड्रेस का तो आपको ठीक से देख ही लेना है, इसका एड्रेस कैसा होता है, तो ये सी इसका पैटर्न है IP एड्रेस का, ध्यान रखना। डिजिट को देख लेना, मैंने पीछे वाले पेपर भी करा रखे हैं, आपने उसके अंदर देखे होंगे, तो सेम उसमें हर एक में वो IP एड्रेस का क्वेश्चन पूछ रहा है।
एफटीपी इस संक्षिप्त रूप से क्या भाव है? एफटीपी क्या होता है? तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये वाला करेक्ट है। और 60वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार का की छाया बिंदु रेखा नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो ये GUI ये नहीं है, PNG है, GIF है और आपके ये BMP है। तो ये आपके इसमें 60 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको इसमें से केवल 50 क्वेश्चन ही करने होते हैं फर्स्ट प्रिपरेशनली। ध्यान देना, ये नेट का पेपर है, ठीक है, आपको सेट के पेपर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। तो मेरे हिसाब से ये जो पेपर है आपको ज़रूर देखना चाहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक भी करना चाहिए, क्योंकि 26 मार्च से पहले मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स है जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, मैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप इस 26 मार्च वाले एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर लें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।